Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Students, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 16, जो कि हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, नेम्ड एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और इस फर्स्ट लेक्चर में हम स्कीम ऑफ चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, नेम्ड एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, हमेशा की तरह अब आपको पैटर्न समझ आ चुका है कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम स्कीम ऑफ चैप्टर देखते हैं, तो आज भी हम चैप्टर नंबर 16 की स्कीम ऑफ चैप्टर ही देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इन्वायरमेंटल क्राइसिस या इन्वायरमेंट का केमिकल्स के साथ क्या ताल्लुक है वो पढ़ाया जाएगा, या आसान अल्फाज में केमिकल चेंजेस जो हमारी वजह से आ रहे हैं इन्वायरमेंट का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमें ना कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट के बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। स्टूडेंट, इन्वायरमेंट का वो पोर्शन जो एयर से रिलेटेड है वो एटमॉस्फेयर में आता है। हाइड्रोस्फेयर जो वाटर से रिलेटेड है वो हाइड्रोस्फेयर में आता है। लिथोस्फेयर जो रॉक्स यानी चट्टानों पे मुश्तमिल हिस्सा है इन्वायरमेंट का, वो लिथोस्फेयर में आता है। एंड बायोस्फेयर वो पोर्शन है जहाँ पे ज़िंदगी या लाइफ मुमकिन है, उसे बायोस्फेयर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ना इन्वायरमेंट के इन कंपोनेंट्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से बताया जाएगा। तो बायोस्फेयर, लाइफ। सो चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको इनकी डिटेल बता दी जाएगी। स्टूडेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में प्लूटेंट्स, ऐसे कौन कौन से प्लूटेंट्स हैं जो इन फैक्टर्स को या इन कंपोनेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, उनमें सबसे पहले है प्राइमरी प्लूटेंट एंड द अदर वन इज सेकेंडरी प्लूटेंट। प्राइमरी प्लूटेंट वो होता है जो इनिशियल सोर्स से रिलीज होता है। मसलन अगर हम गाड़ियों की बात करें तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। डिफरेंट हम चिमनीज की बात करें या इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ का जो स्मोक होता है उनमें ज़्यादातर जो प्लूटेंट्स हैं वो प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं। और ये सारी मैंने प्राइमरी प्लूटेंट्स की एग्जांपल लिखी हैं। NOx का मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, फ्लोरीन, रेडियो एक्टिव मेटल्स, ये सारे के सारे प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, इन प्राइमरी प्लूटेंट्स का इन्वायरमेंट में आने के बाद रिएक्शन करना और रिएक्शन के बाद अपनी नेचर को चेंज कर लेना या अपने आप को किसी दूसरी शक्ल में बदल लेना, सेकेंडरी प्लूटेंट की फॉर्म में आना, हम इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ इन्वायरमेंटल प्लूटेंट। कन्वर्जन ऑफ इन्वायरमेंटल प्लूटेंट, कन्वर्जन ऑफ environmental pollutant। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी प्लूटेंट आपस में रिएक्शन के बाद या एनवायरनमेंट में बाकी केमिकल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी प्लूटेंट में कन्वर्ट होते हैं। मसलन अगर मैं सल्फर की बात करूं, उसके ऑक्साइड वाटर में मिलने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन के ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह डिफरेंट रिएक्शंस के बाद HF या पैन यानी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड POB स्टैंड फॉर पैरोक्सीबेंजोल। स्टूडेंट्स, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो सेकेंडरी प्लूटेंट की कैटेगरी में आते हैं और ये प्राइमरी प्लूटेंट की कन्वर्टेड फॉर्म है। डिटेल से पढ़ेंगे इनको। इफेक्ट ऑफ एयर प्लूटेंट ऑन एनवायरनमेंट, यानी एयर प्लूटेंट का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, तो सबसे पहले तो ये पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट में एयर प्लूटेंट का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना वो एसिड रेन है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये जो प्राइमरी या सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं, इनमें से प्लूटेंट लाइक SO2, SO3, NO, इनकी जो नेचर होती है ना, सल्फर के ऑक्साइड्स की नेचर या कार्बन के ऑक्साइड्स की नेचर, स्टूडेंट्स इनकी नेचर एसिडिक होती है। तो अगर इन्वायरमेंट में एयर में अगर ये ऑक्साइड्स हैं तो वाटर, रेन वाटर में ये मिक्स होके एसिडिक नेचर के कंपाउंड्स बनाएंगे जो रेन में शामिल होंगे और उस रेन को हम एसिड रेन बोलेंगे। डिटेल आपको बताई जाएगी। स्टूडेंट, फिर स्मोक बोलते हैं फोग यानी धुंध में अगर स्मोक मिल जाए तो उसे हम स्मोक बोलते हैं। स्टूडेंट, स्मोक जो है ना, रिड्यूसिंग स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। आपको स्मोक की ये 2 टाइप्स भी पढ़ाई जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। जी स्टूडेंट, स्मोक को पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे ओजोन, जो कि एनवायरनमेंट का एक बहुत ही की फैक्टर है। हमारा सर्वाइवल अर्थ में अगर है तो उनमें से एक चीज ओजोन है। स्टूडेंट्स, ओजोन क्या करती है? सूरज से आने वाली खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रोकती है। तो इसकी भी डिटेल आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। और वो कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन में होल्स क्रिएट हो रहे हैं, डिटेल से बताया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब है कि वो किन किन फैक्टर्स की वजह से पानी खराब हो रहा है, लाइक लाइफ स्टॉक वेस्ट। अब लाइफ स्टॉक वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप मवेशी जो आप घरों में पालते हैं गांव देहातों में, तो उनका जो वेस्टेज है या उनका जो फीसेस हैं उनको आप लाइफ स्टॉक वेस्ट यानी उन्हें हम लाइफ स्टॉक वेस्ट भी बोलते हैं, उन्हें पानी में डंप कर देते हैं जिससे पानी गंदा होगा। जी स्टूडेंट्स, ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज क्या है कि कार्गो या इस तरह आसान अल्फाज में कहें तो समंदरी रास्ते से तेल की तजारत की जाती है। उस दौरान किसी भी शिप में से अगर ऑयल स्पिल कर निकल जाए तो उससे भी पानी पोल्यूट हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट्स जो घरों में सफाई के लिए या इंडस्ट्री में सफाई के लिए यूज किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स जब पानी में आते हैं तो उससे भी पानी में पोल्यूशन क्रिएट होती है। जी पेस्टिसाइड्स। जी स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड से कैसे पानी खराब हो रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल कोई वाटर रेजरवायर है और उस वाटर रेजरवायर के आसपास फसलें हैं, तो उन फसलों पे हमने पेस्टिसाइड यानी ऐसी स्प्रे की है जो पेस्ट यानी कि कीड़ों को मारती है। सो वो पेस्ट जो हमने या पेस्टिसाइड जो हमने स्प्रे किया है तो वो रेन वाटर के साथ यानी बारिश के पानी के साथ मिलने के बाद आसपास वाटर रेजरवायर में शामिल हो सकता है, जिससे पानी में अगेन पोल्यूशन क्रिएट होगी। इसके बड़े सीवियर और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इन तमाम चीज़ों के, वो आपको डिटेल से इस चैप्टर में बताए जाएंगे। स्टूडेंट, इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट एफुलेंट यानी सनती पैमाने पे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, लाइक उसमें इंडस्ट्रीज का जो वेस्टेज होता है, लाइक केमिकल को यूज़ किया, इंडस्ट्री को वॉश किया, हमने उस पानी को थ्रो कर दिया, सो वो इंडस्ट्री का वेस्ट है। सो वो भी अगर मेन रेजरवायर में या आसपास किसी पानी के रेजरवायर में शामिल करते हैं तो ये भी पानी की पोल्यूशन का कॉज है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा लेदर टेनर्स यानी कि जो लेदर्स की या चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, ख़ास तौर में क्रोमियम के सॉल्ट का जो इस्तेमाल है लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। सो लेदर इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट एफुलेंट है वो भी पानी के लिए बहुत हार्मफुल है। सो इन पॉइंट्स को भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद ना हम फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ेंगे, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पानी की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। अब DO, उनमें पहला फैक्टर है DO मीन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, डिसॉल्व ऑक्सीजन में ना आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये चेक किया जाएगा कि पानी में कितनी अमाउंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन है। जिस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है समझ लें उस पानी में माइक्रोब्स ज़्यादा हैं, क्योंकि माइक्रोब्स डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। सो वो पानी जिसमें ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा है मतलब उसमें माइक्रोब्स ज़्यादा हैं। सो इसकी मदद से हम पानी की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। BOD, स्टूडेंट्स ये BOD है। BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी पानी में हम क्या करते हैं, किसी 2 जगहों से या डिफरेंट प्लेसेस से हम पानी का सैंपल लेते हैं और हम उस पानी के सैंपल को एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं। अब पानी का सैंपल हम उसकी टेस्टिंग करते हैं पहले कि उसमें कितने लेवल में ऑक्सीजन है। हम एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद दोबारा पानी में ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं। अगर फर्स्ट रीडिंग में और सेकंड रीडिंग में डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब पानी में बायोलॉजिकल कंपाउंड्स ज़्यादा हैं, तभी तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग में डिफरेंस कम आएगा, इसका मतलब पानी में माइक्रोस कम है, तभी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी वहाँ पे कम है। तो स्टूडेंट, ये भी एक फैक्टर है जिससे पानी की क्वालिटी को चेक किया जा सकता है। COD स्टैंड फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, हम पानी का सैंपल लेते हैं और केमिकली ये पता करवा लेते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो स्टूडेंट्स, ये वो फैक्टर हैं जिससे पानी की क्वालिटी का पता करवाया जा सकता है कि पानी किस क्वालिटी पे है। अगर पानी बुरी क्वालिटी भी होगा तो भी पता चल जाएगा, अच्छी क्वालिटी भी होगा तो भी पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट
टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी की सफाई कैसे की जा सकती है। बहुत सारे ममालिक में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के प्लांट्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान में भी प्यूरिफिकेशन प्लांट्स काफ़ी जगहों पे अब इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले एरेशन यानी एयर पास की जाती है पानी में से, डिटेल तो आपको यहाँ बताई जाएगी। कोएगुलेशन, स्टूडेंट कोएगुलेशन ऐसा स्टेप होता है इसकी मदद से हम पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो कि हम रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब फिल्ट्रेशन के थ्रू अगर रिमूव नहीं हुए लेकिन पार्टिकल बहुत छोटे छोटे यानी ज़रात बहुत छोटे हैं, तो हम कोएगुलेशन इसमें करते क्या है कि हम कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स डालते हैं जो जेली लाइक मटेरियल्स होते हैं, तो वो उन तमाम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और पानी से हम उनको रिमूव करते हैं। तो कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी में से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वाटर डिसइंफेक्शन, वाटर डिसइंफेक्शन का मतलब पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स जो फिल्टरेशन के थ्रू तो नहीं अलग हो सकते, सो हम उनकी केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट करवा के उन जर्म्स को किल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिसइंफेक्शन का एक बेसिक सा प्रिंसिपल बताऊं तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करते हैं, जो जर्म्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उनका रिएक्शन होता है और वो जर्म डिकम्पोज होते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये एज अ डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन, चूंकि अब क्लोरीन की मदद से ये काम किया जाता है। सो वाटर में जर्म्स को डिसइंफेक्शन की मदद से डेड करना या उसको डिकम्पोज करना, हम इसको वाटर डिसइंफेक्शन, और यह है चूंकि काम क्लोरीन की मदद से किया जाता है तो क्लोरीन का नाम लिख दिया। अब ये काम और भी तरीक़ों से किया जा सकता है, मसलन आप ओजोन भी ऐड करके ये काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है, इस पॉइंट का नाम ही होना चाहिए था वाटर डिसइंफेक्शन। इधर क्लोरीन आ जाए, ओजोन आ जाए, हम डिफरेंट तरीक़ों से पानी में से जर्म्स को मार सकते हैं। स्टूडेंट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर, चूंकि ये क्लोरीन के थ्रू ये प्रोसेस थोड़ा सा रिस्की भी होता है, सो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पोर्शन में चलेंगे जिसमें है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी पूरे मुल्क में जो कूड़ा करकट है यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या है, यानी हम कैसे मैनेज करते हैं गार्बेज को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डंपिंग करते हैं और वेस्ट इन सी एंड रिवर। जो सबसे पुराना तरीका समझा जाता था वो यही था कि पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा किया, उसको आसपास किसी रिवर या सी में डंप कर दिया। लेकिन अगेन इस प्रोसेस से वाटर पोल्यूशन यानी कि लाइव स्टॉक वेस्ट या इसी तरीके से तो लाइव स्टॉक वेस्ट होती है, सो इस तरीके से पानी में पोल्यूशन क्रिएट हो रही थी। सो इसको अब जो है ना हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंडफिल्स, स्टूडेंट्स लैंडफिल्स क्या था कि दूर दराज के इलाकों में कोई ऐसी जगह देखी जाती थी जो किसी काम में इस्तेमाल नहीं हो रही होती थी, सो हम क्या करते थे, बड़े बड़े जो गड्ढे हैं उसमें खोदते थे, जैसे कि आपको ये एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, सो हम उसमें कूड़ा दफन करते थे। सो इस अमल को बोलते हैं लैंडफिल प्रोसेस। स्टूडेंट लैंडफिल प्रोसेस के बाद जो अगला लेटेस्ट जो तरीकाकार है वो है इंसरेशन। इंसरेशन में क्या करते हैं, हम कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, उसको बर्न करते हैं और उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद हमें उसको मैनेज करना या वेस्ट करना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उसको रॉ फॉर्म में हम उसको डिस्पोज करें। यानी कि कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, उसको बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है बर्न होने के बाद, सो बाद में हम उसको डिस्पोज करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट में है मैनेजमेंट के अंदर रीसाइकलिंग, यानी कि जब हम कूड़ा करकट को डंप करते हैं तो उसमें से रिसाइकल्ड मटेरियल्स को, जैसे प्लास्टिक मटेरियल्स को निकाल लेते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो रिसाइकलिंग में जा सकती हैं, लाइक पेपर को निकाल लेते हैं, सो हम उनकी रिसाइकलिंग करके अपने बचत करते हैं, यानी प्लास्टिक को किसी दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, पेपर को रीयूजिंग में डाल देते हैं। सो रिसाइकलिंग भी हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। स्टूडेंट्स ये तो था चैप्टर नंबर 16, इसमें ना आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, और ये मेरे ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के लिए, और क्योंकि हम एज अ नेशन ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें। इन्वायरमेंट पे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हमारी वजह से, हम एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है और इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को शुरू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, नेटवर्क आपको सारा बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।